लेक्चर में हम करेंगे यूनिटरी ऑपरेटर की लास्ट थ्योरम है और इसका एक पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट में मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ हमने क्या किया था। बेटा यहाँ पे ना इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, तो मैंने क्या किया था, वहां पे मैंने मान लिया था कि टी यूनिटरी है और ये वाला पार्ट प्रूफ कर दिया था फर्स्ट पार्ट में। अब इस सेकंड पार्ट में मैं करके क्या चलूंगी कि मेरे पास ये चीज है कि ये वाला सेट कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा जब मेरे पास ये वाला सेट क्या होगा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल। तो ये वाला मैं लेके चलूंगी और मैं प्रूफ कर दूंगी कि टी क्या होगा, मेरे पास यूनिटरी होगा। क्लियर। और बेटा हम हमेशा जब भी कि हिल्बर्ट स्पेस में किसी भी ऑपरेटर को यूनिटरी प्रूफ करते हैं तो हम क्या दिखाते हैं कि कोई भी ऑपरेटर होगा वो अपने एडजॉइंट के साथ कॉम्यूट तो करेगा ही करेगा, साथ में उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, आइडेंटिटी ऑपरेटर। ये हमेशा हम किसी भी ऑपरेटर को यूनिटरी बनाने के लिए करते हैं। बट बेटा ये वाली चीज हमें यहाँ पे नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, माइंड में ये भी तो क्वेश्चन आएगा। इसलिए नहीं करनी क्योंकि अगर मैं ये वाले पोर्शन यहाँ पे करती हूँ तो जो मैं सपोज करके चल रही हूँ ये दोनों टर्म, ये वाले टर्म, तो इसका कहीं यूज ही नहीं होगा। तो इसका यूज करने के लिए हम ये वाला पार्ट इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करेंगे कैसे, हमें इन थ्योरम्स इस वाले सपोज वाले पार्ट को यूज करके अपना थ्योरम पार्ट प्रूफ करना, थ्योरम का पार्ट प्रूफ करना है कि टी क्या होगा, यूनिटरी होगा। कैसे, सबसे पहले हमने जो इससे पहले एक थ्योरम की थी कि अगर मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में कोई भी ऑपरेटर टी है जो कि यूनिटरी है, यहाँ पे भी इफ एंड ओनली इफ का केस था, तो टी मेरे पास क्या है, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है H से ऑन टू इटसेल्फ, मतलब H से H तक है, ऑन टू में है। क्लियर। तो ये थ्योरम हमने बहुत अच्छे से प्रूफ की थी। हम इस थ्योरम का यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे बेटा, मुझे ये वाला पार्ट प्रूफ करना है कि जो भी ऑपरेटर है वो यूनिटरी है। ठीक है, ये चीज लेके आनी है। और यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ का केस है, तो मतलब अगर कहीं पे ये वाला पोर्शन होगा तो मैं वहां पे ये चीज कह सकती हूँ कि वो यूनिटरी बन जाएगा। क्लियर। तो इसीलिए इस थ्योरम, इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए मेरे पास इतना सफिशिएंट है कि अगर मैं ये शो कर दूं कि T जो है इज एन आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है ऑफ H से ऑन टू इटसेल्फ। क्लियर। अगर मैं इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या होता है बेटा, अगर कहीं पे ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, मुझे ये वाला पार्ट प्रूफ करना है यूनिटरी। तो इसके लिए अगर मैं ये चीज प्रूफ कर दूं तो मैं ये कह सकती हूँ ना इफ एंड ओनली इफ में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इतना सफिशिएंट है मेरे लिए कि अगर मैं प्रूफ कर दूं कि टी आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है H से ऑन टू इटसेल्फ, अगर ये चीज मैं प्रूफ कर दूं तो मैं यहाँ इस थ्योरम से कह सकती हूँ कि टी क्या हो जाएगा, मेरे पास यूनिटरी हो जाएगा। क्लियर। मेन चीज हमें यहाँ पे ये चीज समझनी है कि हमें लेके क्या चलना है, प्रूफ क्या करना है, उसी बेस पे हम थ्योरम इस पार्ट को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर। हम लेके ये वाला पार्ट चल रहे हैं, प्रूफ हमें यूनिटरी करना है। ठीक है, अब इन दोनों जो पार्ट्स ये हमने लिया है इनका यूज हमें करना है पार्ट इस थ्योरम में। ठीक है, तो मैंने जो लास्ट थ्योरम प्रूफ की थी उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर रही हूँ। कैसे, अगर मेरे को यहाँ पे टी यूनिटरी प्रूफ करना है और इस थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ है, अगर मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट प्रूफ कर दूं कि ये टी क्या है, मेरे पास आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म है ऑफ H से ऑन टू इटसेल्फ, अगर ये पार्ट मैं प्रूफ कर दूं तो मेरे पास ये वाला पूरा पार्ट प्रूफ हो गया। तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन की वजह से मैं इस थ्योरम के बेस से कह सकती हूँ कि टी मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिटरी। क्लियर। ओके, तो अब हम इस वाले पार्ट को प्रूफ करते हैं और इस वाले पार्ट को प्रूफ करते ही हम बोल देंगे कि टी मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिटरी। क्लियर। ओके, ऑन द बेस ऑफ दिस थ्योरम, इस थ्योरम के बेस पे कि अगर ये पार्ट मैं प्रूफ कर देती हूँ तो मैं इस थ्योरम के बेस पे कह सकती हूँ कि टी क्या हो जाएगा, यूनिटरी। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कैसे प्रूफ करना है बेटा। देखो बेटा, यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है कि टी क्या है, टी इज, यहाँ पे लिख लेते हैं, टी इज एन
आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म है ऑफ H onto itself। क्लियर? अब देखो, जैसे कि मैंने ये वाली थ्योरम जब प्रूफ कराई थी बेटा, तो मुझे ये चीज शो करनी है, तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि इस वाले पार्ट को प्रूफ करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले क्या है कि मैं टी को प्रूफ करूंगी कि वो लीनियर हो, सेकेंड पार्ट है कि वो 1-1 हो, एंड देन थर्ड कंडीशन जो आएगी वो आएगी हमारे पास नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच। मतलब इसको हम आइसोमेट्री की कंडीशन भी बोलते हैं और नॉर्म प्रिजर्व की कंडीशन भी बोलते हैं। ये 3 चीज, और साथ में यहाँ पे ऑन टू है तो ऑन टू की कंडीशन भी होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे फोर्थ ऐड हो जाएगी ऑन टू। क्लियर? आइसोमेट्री आइसोमॉर्फिज्म के लिए ये 3 कंडीशन है, वहां पे ऑन टू है तो इसलिए यहाँ पे ऑन टू ऐड कर दिया। अब मुझे ये 4 कंडीशन अगर मैं प्रूफ कर दूं तो मैं कह सकती हूँ कि टी क्या होगा, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म होगा ऑफ एच से ऑन टू इटसेल्फ। अब सबसे पहले आती है लीनियर। जैसा कि हम जानते हैं कि टी मेरे पास क्या है, ऑपरेटर है, और जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो लीनियर होते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी लीनियर होगा। तो ये पार्ट तो ऑब्वियसली प्रूफ है, इसको लिखने की थ्योरम में नीड नहीं है, कोई लिखना चाहता है लिख सकता है, और अदरवाइज ये अंडरस्टैंडिंग है कि टी ऑपरेटर है और सभी को पता है कि टी क्या होता है, लीनियर होता है, ऑपरेटर्स जो होते हैं लीनियर होते हैं, तो टी यहाँ से लीनियर। अब मेरे पास ये 3 रिमेनिंग पार्ट है, इनको प्रूफ करना है। क्लियर? अब देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम पार्ट प्रूफ करेंगे नॉर्म प्रिजर्व वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्टली we will show that norm of tx equal to norm of x for all x belongs to h। सबसे पहले हम कंडीशन प्रूफ करेंगे नॉर्म प्रिजर्व या आइसोमेट्री वाली कंडीशन कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू होगा नॉर्म ऑफ एक्स के। इतना क्लियर? तो इसमें हम अब देखो x जो है वो बिलोंग कर रहा है हिल्बर्ट स्पेस से, तो ये वेक्टर मेरे पास जीरो वेक्टर भी हो सकता है और नॉन जीरो वेक्टर भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इफ अगर x मेरे पास जीरो हो तब क्या ये रिजल्ट होल्ड करता है कि नहीं करता है। अगर x नॉन जीरो है तब हम चेक करेंगे। क्लियर? जब x मेरे पास यहाँ पे जीरो होगा तब हम देखते हैं, तो बेटा यहाँ पे देखो, देन इसको लिखना क्या, अलग से निकाल के देखो, नॉर्म ऑफ टी, x की जगह x की वैल्यू क्या है, जीरो, तो यहाँ पे जीरो, तो देखो t के साथ जीरो आया तो जीरो, तो यहाँ से नॉर्म ऑफ जीरो जीरो, तो इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो। फिर यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू जीरो पुट करती हूँ तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, नॉर्म ऑफ जीरो, तो इसकी वैल्यू भी जीरो, तो दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है, जीरो जीरो। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स। इसकी वैल्यू निकाली मैंने, इसकी वैल्यू निकाली, x बराबर जीरो पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो यहाँ से ये हो गया कि दोनों क्या है, इक्वल है। इफ x बराबर जीरो देन दिस इक्वल टू दिस आ गया हमारे पास, इज सेटिस्फाइड। क्लियर? तो हमने जब x जीरो वेक्टर लिया तो ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड होगी। अब हम इसकी नेक्स्ट कंडीशन करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि जब x हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर हो। ओके बेटा, हम यहाँ तक कर चुके हैं। हमें ये चीज़ प्रूफ करना था कि आइसोमेट्री वाली कंडीशन है, तो इसमें हमारे पास जो x है वो वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस से आ रहा है, तो वो जीरो भी हो सकता है देन नॉन जीरो भी। तो हमने यहाँ पे जीरो के लिए ये चीज़ कंडीशन प्रूफ कर दी कि ये वाली यहाँ पे भी जीरो आई, इसकी भी वैल्यू जीरो आई, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गया। क्लियर? अगर मेरे पास x नॉन जीरो वेक्टर है देन तब कैसे होगा
किस तरीके से हम इसको प्रूफ करेंगे। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर x मेरे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर है देन तब हम इस तरीके से एक सेट बनाते हैं। ये क्या होता है, हमेशा ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है हिल्बर्ट स्पेस में। क्लियर। क्या किस तरीके से सेट ये बनाया गया है, जो भी हमारे पास नॉन जीरो वेक्टर है उसको उसकी नॉर्म से ही क्या किया, डिवाइड किया गया। तो इस तरीके के जो वेक्टर्स आएंगे उनका जो सेट है वो हमेशा क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है हिल्बर्ट स्पेस में। क्लियर। कैसे बनाया कि x मेरे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर हम ये लेके चल रहे हैं, अगर उस नॉन जीरो वेक्टर को मैं उसके ही नॉर्म से डिवाइड कर दूं तो इस टाइप के जितने भी वेक्टर्स का सेट हमने बनाया है तो वो हमने उसे क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट होता है हिल्बर्ट स्पेस में। क्लियर। अब देखो बेटा, ये चीज हमने कर लिया कि x नॉन जीरो वेक्टर है तो इस तरीके का जो सेट है उस नॉन जीरो वेक्टर को उसके ही नॉर्म से डिवाइड करके इस टाइप के जो हमारे पास सेट बना है वो ऑर्थोनॉर्मल सेट हो गया हिल्बर्ट स्पेस में। अब आगे हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास एवरी ऑर्थोनॉर्मल सेट इन ए हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट होते हैं वो कंटेन होते हैं इन ए सम कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक मेरे पास है ऑर्थोनॉर्मल सेट हिल्बर्ट स्पेस में, तो वो हर एक ऑर्थोनॉर्मल सेट की हमारे पास बात कर रहा है। तो जब ये मेरे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ये किसी ना किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट में कंटेन होगा। क्लियर इतना। तो यहाँ पे जो मेरा पास सेट है ऑर्थोनॉर्मल सेट ये है, तो ये भी तो हिल्बर्ट स्पेस में है। अगर ये हिल्बर्ट स्पेस के हर एक ऑर्थोनॉर्मल सेट के लिए एप्लीकेबल है तो ये भी तो ऑर्थोनॉर्मल सेट है जो कि हिल्बर्ट स्पेस में है, तो ये कंडीशन इसके लिए भी एप्लीकेबल होगी। क्लियर है। तो जो ये ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ये भी किसी ना किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट में कंटेन होगा। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, हिल्बर्ट स्पेस में कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट एग्जिस्ट हुआ जो कि कंटेन करता है इस सेट को। क्लियर। ठीक है। यहाँ पे बेटा सिंपल सी एक मतलब स्टेटमेंट है क्या कि मेरे पास ये है कि हिल्बर्ट स्पेस में जितने भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होते हैं वो कंटेन होते हैं किसी ना किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट में। तो ये भी तो मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस में ही है ना ऑर्थोनॉर्मल सेट, तो ये भी किसी ना किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट में कंटेन होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जिस्ट करा दिया कि एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा हिल्बर्ट स्पेस में जो इस सेट को क्या करेगा, कंटेन करेगा। क्लियर। अब इसके आगे देखते हैं बेटा, इसके आगे क्या करना है, सिर्फ हमने यहाँ तक यही चीज करनी थी, ये वाला पोर्शन हम यहाँ तक कर चुके हैं कि ये वाला सेट किसी ना किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट में के अंदर कंटेन है। क्लियर। तो जैसे कि मेरे पास ये है x अपॉन दिस, ये सेट जो है किसी ना किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट के अंदर कंटेन है। क्लियर। अब ये इसके अंदर कंटेन हो गया तो मतलब ये मेरे पास एज ए वर्क कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्लियर। अब देखो जैसा कि मैंने बताया था इस तरीके से ये H है मेरे पास, ये H है, यहाँ पे ये सेट है EI। अगर इस पे मैं T मैप कराती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सेट बन जाता है ये वाला। क्लियर। अब क्या है, हमें गिवन है कि अगर ये EI कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, अगर मैं इस पे T मैप कराती हूँ तो ये भी क्या बन जाता है, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है। अगर ये मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है और इस पे मैंने T मैप कराया तो ये भी क्या बन गया मेरे पास, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट जो कि हम लेके चल रहे हैं। तो अगर ये मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है और इस पे मैं T मैप करा दूं तो ये भी क्या बन जाता है मेरे पास, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। ये चीज हम सपोज करके चल रहे हैं। अब यहाँ पे मेरे पास ये वाला सेट जो है कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ठीक है। अगर T मस्ट मैप दिस कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट से ऑन टू ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, अगर ये मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो अगर मैं इस पर T मैप करा दूं तो वो भी क्या बन जाएगा मेरे पास, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्लियर बेटा।
कैसे? अगर ये मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, टी मैप कराऊं तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब इस सेट की जगह मेरे पास है ये वाला सेट, ठीक है। अगर ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट हमने कर दिया ना कि किसी ना किसी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट में कंटेन हो रहा, तो दिस इज ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। अगर ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो अगर मैं इस पर टी मैप करा दूं तो वो भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट बाय द हाइपोथेसिस, जो हम चीज सपोज करके चल रहे हैं कि अगर ये है तो वो होगा। क्लियर इतना? अब इससे आगे करते हैं बेटा। अब इससे आगे करने से पहले ये चीज मेरे पास आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया ना बेटा कि अगर ये मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है इसकी जगह, तो अगर मैं इस पर टी मैप कराऊं तो वो भी क्या बन जाएगा? कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। अब इससे आगे कराने के लिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे रिमार्क या ये बोल दो कि इसके बाद थोड़ा सा मतलब मेरे को करना है, तो वो चीज़ बता रही हूँ कि आगे जो इसकी बाद में मैं जो लाइन लिखूंगी वो कैसे लिखूंगी, वो चीज़ है। क्लियर? अब मैं इसको सारा रफ कर देती हूँ बेटा। अब देखो हमें यहाँ पे मिल गया है, सो टी दिस सेट एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ दिस, ये क्या है मेरे पास? इज कंप्लीट ऑर्थो नॉर्मल सेट। ये मेरे को मिल गया है कि ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या है? ऑर्थोनॉर्मल सेट लिखते हैं। ऑर्थोनॉर्मल सेट, अगर मेरे पास मैंने ये चीज ले लिया एक्सन, एक कोई सेट ले लिया जो कि ऑर्थोनॉर्मल सेट है। क्लियर? अब ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि क्या होती है कि इसी सेट के मैंने दो वेक्टर लिए xi और xj, उनका इनर प्रोडक्ट लेते हैं। क्लियर? कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट इस सेट के दो वेक्टर लेंगे और उनकी इनर प्रोडक्ट लेंगे। अगर ये इनर प्रोडक्ट i और j अगर इक्वल हो जाए तो इसकी इनर प्रोडक्ट 1 है, ठीक है। अगर i नॉट इक्वल टू j है तो इसकी इनर प्रोडक्ट क्या है? 0। ये डेफिनेशन होती है हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट की। अगर कोई भी सेट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो उसके दो वेक्टर लिए, उनकी इनर प्रोडक्ट ली, i और j सेम है तो 1 है, डिफरेंट है तो 0 है। अब बेटा इसको थोड़ा सा हम देखते हैं, ये मेरे पास इनर प्रोडक्ट में इसको नॉर्म में लेके चलते हैं कि अगर मैं इस इनर प्रोडक्ट से इसको नॉर्म में डिफाइन करूं तो क्या आएगा ऑर्थोनॉर्मल सेट में। क्लियर? अब सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन क्या होता है। किसी भी नॉर्म को अगर मैं डिफाइन करती हूँ इनर प्रोडक्ट में तो इस तरीके से करती हूँ, जो कि हम अब तक करके आ रहे हैं। नॉर्म ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा एक्स की इनर प्रोडक्ट के। अब किसी भी इनर प्रोडक्ट को नॉर्म में चेंज करने के लिए ये दोनों सेम होनी चाहिए। क्लियर? ये दोनों क्या होने चाहिए बेटा? सेम। पर यहाँ पे तो अभी डिफरेंट है। डिफरेंट भी क्या चीज़ है? यहाँ पे i है, यहाँ पे j है। तो अगर मुझे इसको नॉर्म में चेंज करना है तो मैं यहाँ पे xi और xi लिख दूँ, सेम सेम लेके चल रही हूँ, क्योंकि मुझे इसको नॉर्म में डिफाइन करना, इस इनर प्रोडक्ट को नॉर्म में डिफाइन करना है। तो नॉर्म में डिफाइन करने के लिए मेरे पास ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, बट यहाँ पे डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे xi ले लूँ तो सेम बन जाएंगे। अब देखो i और j अगर सेम होंगे तो इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? 1। डिफरेंट होते हैं तो 0। क्लियर? तो मैंने तो दोनों सेम सेम ले लिए, तो मतलब सेम सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। यहाँ तक हम कर चुके हैं। ओके क्लियर कि इसको हमें नॉर्म में डिफाइन करना है। तो नॉर्म में डिफाइन करने के लिए दोनों क्या होने, इनर प्रोडक्ट में दोनों सेम होने चाहिए, तो हमने सेम बना दिए। और जब ये सेम होते हैं तो इस इनर प्रोडक्ट की वैल्यू होती है 1। क्लियर? अब बेटा देखो यहाँ पे xi लिखूंगी तो नॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा नॉर्म ऑफ xi का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर?
सेम सेम है तो नॉर्म में स्क्वायर हो जाता है, तो ये चीज़ मैंने लिख दिया। क्लियर। अब जब मैं स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लूँगी बेटा, तो मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी +-1, दो वैल्यू आएंगी। अब एक बेटा एक चीज़ है, नॉर्म जब हम डिफ़ाइन करते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ डिफ़ाइन करते हैं कि हमेशा जो भी नॉर्म होती है वो हमारे पास या तो 0 होगी या पॉजिटिव होती है, या तो उसकी वैल्यू 0 होती है या पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यू आई, एक +1 और एक -1, तो नॉर्म कभी भी हमारे पास नेगेटिव नहीं होती है, तो इसका मतलब मैं ये वाला पोर्शन तो लूँगी नहीं। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा बेटा मेरे पास +1। तो यहाँ से क्या आ गया कि नॉर्म ऑफ xi = 1। क्लियर। अब बेटा इससे मैं इस चीज़ से मैं क्या समझाना चाहती थी कि मेरे पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट आया, उसका मैंने ये दो वेक्टर लिए, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इस इनर प्रोडक्ट को नॉर्म में डिफाइन कर दिया। यहाँ पे xi की जगह xj भी हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या चीज़ आया कि अगर मेरे पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है, ठीक है, अगर मैं उसके किसी भी वेक्टर का नॉर्म लेती हूँ तो वो हमेशा क्या होती है, 1 होती है। क्लियर। समझ आया। इस चीज़ से मैंने आपको क्या समझाया कि अगर मेरे पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा, अगर उस सेट के मैं दो वेक्टर लूँ, ठीक है, और उस मतलब ये इनर प्रोडक्ट मैंने इसके बाय डेफिनेशन डिफाइन कर दी, अगर उस सेट का मैं कोई भी वेक्टर लूँ और उसका नॉर्म कर दूँ तो वह हमेशा क्या होता है, 1। यहाँ पे आप कोई भी वेक्टर ले सकते हो और उसको इस तरीके से सॉल्व करोगे, हमेशा उसके वेक्टर की नॉर्म जो आएगी हमेशा 1 आएगी। क्लियर। तो यहाँ से हम चीज़ क्या निकाल सकते हैं बेटा, इसको साइड में रिमार्क करके लिख लेना बेटा। ये मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और मैंने अभी बताया है कि कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो हम अगर उसको कोई भी, देखो ये कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो इसका मतलब ऑर्थोनॉर्मल सेट है। ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो अगर मैं उस ऑर्थोनॉर्मल सेट का कोई भी एक वेक्टर लूँ और उस पर नॉर्म लगा दूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, मैंने ये वाला वेक्टर इसका ले लिया और इस पे नॉर्म लगा दिया और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। किस तरीके से आई वो मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। देखो इस सेट में किस तरीके के एलिमेंट होंगे, T, और इस तरीके के तो ये लिख दिए। क्लियर। इस तरीके के ये एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा सेट है, ये सेट को डिफाइन कर रहा है, इसका एक एलिमेंट उठाया मैंने। क्लियर। तो मैंने यही बोला है कि ये सेट मेरे पास और कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा। ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो इसका मैं कोई भी वेक्टर लूँगी, क्लियर, और उसका नॉर्म करूँगी तो वो इक्वल टू किसके आएगा, 1 के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल सेट। क्लियर। अभी मैं पूरा का पूरा प्रूफ करा चुकी हूँ कि कैसे आता है। अब देखो बेटा, T मेरे पास क्या है, लीनियर है, तो जो ये नॉर्म है, नॉर्म ऑफ x, ये स्केलर की तरह काम करेगा क्योंकि नॉर्म हमेशा हमारे पास लेंथ को डिनोट करता है, लेंथ हमेशा स्केलर में होती है। क्लियर। तो अगर ये स्केलर है तो मेरे पास ये चीज़ होती है T ऑफ अल्फ़ा x इक्वल टू होता है अल्फ़ा T ऑफ x। क्लियर। तो ये अल्फ़ा बाहर आ जाता है तो मतलब इसका ये जो स्केलर है ये मेरे पास बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग बचेगा दिस। क्लियर। इससे अब आगे ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे नॉर्म है तो नॉर्म में भी हमने, जब हम नॉर्म की डेफिनेशन करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है दिस, नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x। ये मेरे पास वेक्टर है, ये स्केलर है, तो यहाँ पे ये स्केलर है, ये वेक्टर है, तो इसको जब हम करते हैं तो मॉड ऑफ अल्फ़ा नॉर्म ऑफ x, इसको इस तरीके से नॉर्म ऑफ अल्फ़ा x, अल्फ़ा x का जो नॉर्म है वो इक्वल टू होगा इस स्केलर का मॉड और x का नॉर्म। तो यहाँ पे स्केलर का वर्क ये कर रहा है तो इस स्केलर का मॉड और दिस एज इट इज़। क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या लिखूँगी, 1 बाय नॉर्म ऑफ x और यहाँ से रिमेनिंग जो वेक्टर है उसका नॉर्म एज इट इज़। ठीक है। अब देखो इस स्केलर का मॉड है तो 1 का मॉड तो 1 ही रहेगा। अब ये नॉर्म जो है हमारे पास या तो 0 होता है या पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का भी नॉर्म पॉजिटिव आएगा ना, तो एज इट इज़ आ गया। क्लियर।
और इक्वल टू 1। कैसे किया? सिंपल है। अब आगे देखो, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर 1/this, तो ये इधर डिवाइड में, नीचे डिवाइड में है, तो इधर क्या चला जाएगा? ये मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा दिस। तो यही तो प्रूफ करना था। और ये चीज़ कब आई है मेरे पास? जब मेरे पास x नॉन जीरो वेक्टर था और हिल्बर्ट स्पेस से मैंने उसको लिया था। तो यहाँ पे सबसे पहला केस मैंने किया था कि x जब जीरो होगा तब मेरे पास ये कंडीशन होल्ड कर गई थी, और जब मैं x नॉन जीरो वेक्टर लेके चली तब भी मेरे पास ये कंडीशन होल्ड कर गई। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? तो बेटा क्या लिख सकते हैं? सो नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच, कि हिल्बर्ट स्पेस के हर एक वेक्टर के लिए ये कंडीशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है। चाहे मेरे पास एक्स जीरो वेक्टर हो या नॉन जीरो वेक्टर हो, सभी के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर ये चीज़ है तो इसको क्या बोलते हैं हम? टी इज आइसोमेट्री। तो बेटा हमने यहाँ से दो कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। पहली क्या है कि टी लीनियर है, सेकंड हमने प्रूफ कर दिया कि टी क्या हो गया? आइसोमेट्री हो गया। अब नाउ हम प्रूफ करेंगे। नाउ वी विल प्रूव दैट टी इज 1 1। अब हम प्रूफ करेंगे कि टी क्या होगा? 1 1 होगा, और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कि टी क्या होगा? ऑन टू होगा। क्लियर? ठीक है बेटा। तो अब हमने यहाँ तक तो ये प्रूफ कर दिए, 2 पार्ट प्रूफ कर दिए, थर्ड पार्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट होगा हमारे पास ऑन टू। अब T11 के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास है इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं, ठीक है, बाद में दिखा देते हैं कि एलिमेंट इक्वल हो गए, कि जिन एलिमेंट्स की हमने इमेजेस लेके चले हमने दिखा दिए कि इनकी इमेजेस इक्वल तभी होंगे जब ये एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। एक पार्ट तो ये है। दूसरा मेरे पास है मेथड कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट कर्नल से बिलोंग कराऊं, अगर इस एलिमेंट को मैं 0 प्रूफ कर दूं तो ये मेरे पास 1 1 बन जाएगा। क्लियर? तो हम ये वाला पार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे करके ले चलती हूँ। लेट एक्स बिलोंग कर रहा है कर्नल टी से, कर्नल टी से कर रहा है, तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल टी, अगर इस एक्स पे मैं टी एक्स ऑपरेट करूँगी तो वो देगा मुझे 0। क्लियर? क्या किया हमने? हमें T11 प्रूफ करना है। 1 1 के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं कि हम इमेजेस इक्वल लेके चलते हैं और प्रूफ कर देते हैं लास्ट में कि वो दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। क्लियर? देन सेकंड हमारे पास क्या होता है कि कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट या कोई भी वेक्टर हम इस कर्नल T से बिलोंग कराएंगे और दिखा देंगे कि ये जो बिलोंग कराया है ये क्या है? मेरे पास 0 है। अगर ये 0 आ जाता है तो T हमारे पास क्या बन जाएगा? 1 1 बन जाएगा। क्लियर? तो x बिलोंग कर रहा है कर्नल T से, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल T इस पे ऑपरेट करूँगे, टी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब दोनों साइड हम यहाँ पे नॉर्म डिफाइन करेंगे, तो इसकी वैल्यू नॉर्म ऑफ 0 तो 0 ही होता है। क्लियर? अब बेटा देखो ये किसके इक्वल है? यहाँ पे इसके इक्वल। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ लिख सकती हूँ नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है? अगर नॉर्म में किसी भी वेक्टर की नॉर्म अगर 0 है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो वेक्टर क्या होगा? मेरे पास 0। यहाँ पे हमारे पास जब नॉर्म डिफाइन करते हैं तो ये चीज़ होती है नॉर्म ऑफ x इक्वल टू 0 इफ़ एंड ओनली इफ x बराबर 0। अगर ये 0 होगा तो तब ये 0 होगा, ये 0 है तो उसकी नॉर्म 0 होगी। तो मेरे पास ये वाला पोर्शन है, इफ़ एंड ओनली इफ का केस है तो ये 0 आ गया। क्लियर? अब यहाँ से मैं लेके चली कि x बिलोंग कर रहा है कर्नल T से, और इसी x को मैंने दिखा दिया कि ये 0 है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया। सो T इज 1 1। ओके बेटा, अब हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट रहता है वो रहता है कि T को मुझे प्रूफ करना है ऑन टू। क्लियर है? अब तक हम प्रूफ कर चुके हैं कि T क्या है? मेरे पास आइसोमेट्री है, 1 1 है। देन हमें ये पता है कि T लीनियर भी है। अब रिमेनिंग पार्ट सिर्फ ऑन टू वाला रह गया है। तो यहाँ पे जो इस प्रूफ में मुझे जो ऑन टू के लिए जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें कुछ मतलब जैसे कि
यहाँ पे मैं अभी बता देती हूँ हिंट्स, m इक्वल टू h समथिंग कुछ इस तरीके से हमें अगर ये चीज़ प्रूफ कर देंगे तो हमारे पास क्या है, t ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। ये किस तरीके से लिया गया है, कैसे है, इसका मैं बताऊंगी अपने जो हम लोअर क्लासेस में करते थे, 11th क्लास में भी है ये, और थोड़ा सा मतलब फंक्शन से रिलेटेड जैसे हम मैपिंग वाला डिफाइन करते तो वहाँ पे हमें कि अगर ये मैपिंग क्या ऑन टू है तो वो डायग्राम से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरीके से वो चीज़ ली गई है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे हम ये हो गया मेरे पास एफ ए से बी, ये समझाने के लिए है, थ्योरम में नहीं लिखना है, ठीक है। आप अपनी साइड नोटबुक में साइड में लिख सकते हो बेटा, ओके। ये चीज़ होगी हमारे पास, इस तरीके से बनाते थे हम। यहाँ पे मेरे पास ये मैपिंग यहाँ पे जाती एफ, क्लियर। अब ये मेरे पास ए है, ये बी है, इसके मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए ए बी सी डी, और यहाँ पे मैंने ले लिया 1 2 3 4, और ये मैप कर रहा है, ए मैप कर रहा है 1 पे, बी मैप कर रहा है 3 पे, सी मैप कर रहा है 2 पे, डी मैप कर रहा है 4 पे। ये हमने ले लिया, क्लियर। इसको हम बोलते हैं बेटा डोमेन। ये आप सभी को पता भी होगा, पढ़ के आ चुके हो आप, कोडोमेन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इस एलिमेंट की इमेज क्या है, ये है, तो ये जो सेट होता है हमारे पास, जैसे जिनकी इमेजेस आती हैं, ये होती है हमारे पास इमेजेस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे एलिमेंट हो, जैसे 5 हो, ये चीज अभी ना हो, ठीक है। तो जिन एलिमेंट्स की हमें इमेज मिल रही है, ये वाला 5 इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमें इधर से ये किसी की इमेज नहीं बन रही है, तो सिर्फ 1 2 3 4 ये हमारे पास इमेजेस का वर्क कर रहे हैं, क्लियर। इतना हो गया। अभी ये मैं बताऊंगी, मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ओके। अब जैसे एक चीज आती है रेंज, रेंज क्या होती है बेटा, हम बोलते हैं रेंज सेट ऑफ इमेजेस, इमेजेस जितनी भी होती है उनका जो सेट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। अब ये मेरे पास कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन में एलिमेंट्स क्या क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसमें इमेजेस कौन कौन सी बनी है, 1 2 3 4, तो 4 इमेजेस बनी है, तो सेट ऑफ इमेजेस में हमारे पास ये आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। बट जो अगर कोडोमेन की बात करें तो उसमें 5 भी है, क्लियर। तो यहाँ से एक चीज हो गया कि जो रेंज है हमारे पास, ठीक है, वो इस कोडोमेन का क्या है, सबसेट है, क्लियर ये चीज। अब बेटा जब ये इमेजेस हैं तो इधर इनको बोलते हैं हम प्री इमेजेस, क्लियर। तो जैसे हम अपनी मतलब जैसे अलजेब्रा में करते आते थे, किसी को ऑन टू प्रूफ करना होता था तो हम क्या कहते थे कि अगर हमें हर एक इमेज की एटलीस्ट 1 प्री इमेज, कम से कम एक प्री इमेज मिल जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑन टू। मतलब हर एक एलिमेंट की जो हम अपना अलजेब्रा में पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं, तो इनमें से हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज, ये इमेज है, ये प्री इमेज है, मतलब इस इमेज की एटलीस्ट 1 प्री इमेज तो मिले। तो यहाँ पे 1 की भी है, 2 की भी है, 3 की भी है, 4 की भी है, बट 5 की नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया हम जो अलजेब्रा में हम करते आए हैं, ठीक है। सेकंड क्या है हमारे पास, अगर हम छोटी क्लासेस में बच्चों से पूछते थे कि क्या ये जो डायग्राम मैंने बनाया ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो बच्चे क्या चेक करते थे, इधर के एलिमेंट्स चेक करते थे 1 2 3 4, फिर देखते थे क्या सबकी मैपिंग इधर हो रही है कि नहीं हो रही, इधर कोई भी एक सिंगल एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो मैप ना कर रहा हो, ठीक है। तो इधर 1 ए से 1 है, ये भी 3 भी है, 2 भी है, बट 5 है, तो अगर इधर एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया हमें, या बन गया कि जिसकी हमें प्री इमेज बोल दो या कोई भी मैपिंग ऐसे नहीं बन रही है, तो वो हमारे पास ऑन टू नहीं होता था, क्लियर। अगर मैं ये चीज हटा दूं 5, अब मेरे पास कोडोमेन क्या है 1 2 3 4, और सेट ऑफ इमेजेस क्या है 1 2 3 4,
अब मैं क्या चेक करूंगी, क्या ये ऑन टू है? यस, क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट मैप कर रहा, मतलब हर एक इमेज की प्री इमेज मिल रही है। यहाँ पे सिंगल मतलब एक चीज चेक करते थे हम कि जो कोडोमेन है ना, क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट है ना, इमेजेस कुछ ना कुछ मिल रहा है, कोई भी सिंगल एलिमेंट फ्री नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाता था हमारे पास, ऑन टू। यही चीज चेक करते थे, या अपने डेफिनेशन से चेक कर लो कि एटलीस्ट मतलब हर एक इमेज की एटलीस्ट वन प्री इमेज मिल जाए, सबकी मिल रही है तो वो ऑन टू हो जाता था। तो ये चीज दो डेफिनेशन बता दी कि हर एक इमेज की एटलीस्ट वन प्री इमेज, जो कि हम अपने अलजेब्रा में करते आए हैं, और जो छोटी क्लासेस थी उसमें सिर्फ हम एक चीज याद कर देखते थे कि क्या इधर से कोई खाली तो नहीं है, ऐसे तो नहीं कोई अकेला रह गया हो, अगर अकेला नहीं है तो वो ऑन टू हो जाएगा, मतलब ये सारे के सारे फिल होने चाहिए। ठीक है, तो अब ये चीज हो गया। अब यहाँ से देखो बेटा, सेट ऑफ इमेजेस भी यही बना सेट, और ये पूरा का पूरा क्या है, बी। क्लियर? और ये मैंने माना था रेंज, रेंज हो गया। अब जब हमारे पास कोई भी मैपिंग जो है ये जिस तरीके से है, अगर वो ऑन टू होगी तो वो जरूर उसकी रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल होगी। क्यों? अभी तो बताया बेटा, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी कम से कम एटलीस्ट वन वन प्रीमेज मिलेगी, मतलब सब के सब कुछ ना कुछ तो होगा उनमें। सिंगल अगर कोई एक सिंगल भी रह जाता है तो वो ऑन टू नहीं बनता है। क्लियर? तो मतलब ऑन टू बनने के लिए कुछ ना कुछ बैक में मतलब उनकी प्रीमेजेस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब इसके हर एक एलिमेंट फुलफिल है, मतलब यहाँ पे पीछे की साइड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसकी रेंज है सेट ऑफ इमेजेस जो है वो उसके कोडोमेन के इक्वल है। अगर मैं कहीं पे ये चीज प्रूफ कर दूं कि यहाँ पे जो हमारे पास रेंज है, जो मैं रेंज लेके चलूंगी इस क्वेश्चन में, मैं रेंज लेके चलूंगी m, ठीक है, अगर वो मेरे पास इक्वल हो जाए उसके कोडोमेन के, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो ऑन टू प्रूफ हो जाएगा। आई होप आपको बेटा अच्छे से समझ आया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जब हम छोटी क्लासेस में, इसमें जो हम आसान भाषा में समझेंगे, जब हम छोटी क्लासेस में चेक करते थे, सिर्फ एक चीज चेक करते थे कि इधर से कोई भी ऐसा एलिमेंट तो नहीं है जिसकी हमें प्रीमेज ना मिल रही हो, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की हमें प्रीमेज मिल रही हो। अगर कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिमेनिंग रह जाता है जिसकी प्रीमेज नहीं मिल रही है तो वो ऑन टू नहीं होता था। ठीक है, तो बट हमारे पास यहाँ पे हर एक एलिमेंट की प्रीमेज मिल रही है, तो मैंने यहाँ से इसकी रेंज निकाले। रेंज का क्या होता है हमारे पास, इमेजेस का सेट होता है, तो इमेजेस ये होगी। ठीक है, अब जब इमेजेस का सेट ले लिया तो ये तो मेरे पास पूरा का पूरा कोडोमेन हो गया। तो इसका मतलब अगर कहीं पे भी हमारे पास रेंज इक्वल टू डोमेन कोडोमेन हो जाए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन ये वाला हो जाए, तो मैं कह सकती हूँ कि वो क्या होगा, ऑन टू होगा। मैंने यही बोला है कि रेंज को प्रूफ करना है उसके कोडोमेन के इक्वल। तो हम यहाँ से मान लेते कि जो रेंज m है, m क्या है, t की क्या है, रेंज है। अब यहाँ पे जो मैपिंग जा रही है वो देखते हैं वो क्या है, t मैपिंग है हिल्बर्ट स्पेस से हिल्बर्ट स्पेस तक। क्लियर है? तो यहाँ से मेरे पास बेटा ये h होगा, इस पे t मैप कर रहा होगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, h होगा। जैसे वहां पे मैंने a और b लिया था, डोमेन कोडोमेन, यहाँ पे डोमेन भी h है और कोडोमेन भी क्या है, h है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे क्या है, ये वाला इधर मेरे पास ये सारा का सारा जो रहेगा, इधर से जितने भी एलिमेंट्स की मेरे पास इमेजेस बनेगी उनका जो सेट बनेगा वो होगा मेरे पास रेंज, मतलब m। ठीक है, अगर m को मैं इक्वल प्रूफ कर दूं इस कोडोमेन के, अभी बताया ना किस तरीके से, अगर मैं इस रेंज स्पेस को, रेंज वाली रेंज को कोडोमेन के इक्वल प्रूफ कर दूं, मतलब इस h के प्रूफ कर दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, h और t क्या बन जाएगा, ऑन टू। कैसे? क्योंकि हर एक एलिमेंट की एटलीस्ट वन प्रीमेज तो हमें मिलेगी, यहाँ पे कोई भी खाली नहीं बचेगा। क्लियर?
तो ये चीज, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स है ना उनकी सबकी इमेजेस है। क्लियर? तो वो चीज है। अब यहाँ से ये चीज हमने तो कर लिया, हमें मेन प्रूफ क्या करना है ये पता चल गया। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले मैंने मान लिया कि m मेरे पास t की कोई रेंज है। अब t में जो m मैंने रेंज ले ली है t की, उसमें किस तरीके के एलिमेंट होंगे ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे x रखती हूँ, कोई भी वेक्टर हिल्बर्ट स्पेस का यहाँ पे x लेती हूँ, अगर मैं उस पर t ऑपरेट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास tx टाइप का कोई एलिमेंट आएगा। क्लियर? अब इस x की जो इमेज है वो tx है, तो सेट ऑफ इमेज कहाँ पे जाता है हमारे पास, सेट ऑफ इमेजेस वो रेंज में जाता है। तो मतलब जो हमारे पास होंगे हिल्बर्ट स्पेस, अगर कोई वेक्टर में x लेती हूँ और उस पर t ऑपरेट करूँ तो tx टाइप के जो भी मेरे पास एलिमेंट्स होंगे, जो भी वेक्टर्स होंगे, वो जाएंगे मेरे पास रेंज में। क्लियर? यहाँ तक सबसे पहला हम एक बार और ओवरव्यू दे देती हूँ। बेटा हमें यहाँ पे t को प्रूफ करना है ऑन टू प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज करेंगे वो यूज करेंगे कि हमारे पास जो रेंज स्पेस होगा, जो रेंज होगा वो उसके कोडोमेन के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जिसकी हमें कम से कम एक प्री इमेज ना मिल रही हो। मतलब सेट ऑफ इमेजेस जो होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा। क्लियर? अब इसे इक्वल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं मानूंगी कि t की जो रेंज है वो क्या है, m है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि रेंज में किस तरीके के एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं हिल्बर्ट स्पेस का कोई एलिमेंट x रखूं वेक्टर और उस पर t ऑपरेट करूं तो tx टाइप के हमारे पास कोडोमेन में जाएंगे। ठीक है, या हम बोल दे सेट ऑफ इमेजेस हो गया, वो किस में जाता है, रेंज में। तो मतलब हमारे पास रेंज में जो एलिमेंट्स होंगे, जो वेक्टर्स होंगे, वो किस टाइप के होंगे, tx टाइप के होंगे। क्लियर है कैसे हुए? ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे। अब इसको मतलब हमारे पास रेंज को कोडोमेन मतलब m इक्वल टू h हमें प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स की नीड होगी। तो उसमें सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि मैं m को प्रूफ करूं कि वो क्या होगा, क्लोज्ड सब स्पेस होगा ऑफ h। हिल्बर्ट स्पेस जो हमारे पास h का क्या होगा, क्लोज्ड सब स्पेस। क्लियर? जो हम यहाँ पे आगे रिजल्ट यूज करेंगे ना बेटा, जो मतलब इस पार्ट को प्रूफ करने के लिए, तो वहां पे हमें क्लोज्ड की नीड पड़ेगी कि m क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो फर्स्टली मैं प्रूफ करूंगी कि m मेरे पास क्या है, क्लोज्ड हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब किसी भी सेट को क्लोज्ड प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक लिमिट पॉइंट लेते हैं और ये चीज़ दिखा देते हैं कि वो लिमिट पॉइंट उसी सेट से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, तो वो हमारे पास क्लोज्ड हो जाता है। तो सिमिलर मैंने यहाँ पे एक y लिया जो कि लिमिट पॉइंट हो गया m का। अब m में कोई मुझे प्रूफ तो m को ही करना है ना, तो m का ही लेके चलेंगे। अब कोई लिमिट पॉइंट m में आ गया, तो लिमिट पॉइंट आया तो ऑब्वियसली m में कोई ना कोई सीक्वेंस तो ऐसी होगी ना जो इस लिमिट पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही होगी। तो मैंने यहाँ पे माना देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस। अब यहाँ पे txn क्यों मानी, txn क्योंकि m में मेरे पास एलिमेंट ही इस तरीके के हैं, क्योंकि ये xn टाइप की तो यहाँ पे होगी और txn टाइप की यहाँ पे, तो m में तो मेरे पास txn टाइप के ही एलिमेंट्स है ना। तो मैंने इस तरीके की एक सीक्वेंस मान ली, ठीक है, m की, जो कि कन्वर्ज कर रही है y पे, इस लिमिट पॉइंट पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, अब आगे मैंने ये सॉल्व किया है। क्यों सॉल्व किया है कि मैंने यहाँ पे txn मतलब इधर की कोई सीक्वेंस मानी जो y पे कन्वर्ज कर रही है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, यहाँ पे इस वाले इसमें xn xm मतलब कोई कोसी सीक्वेंस लेके आऊंगी, देन फिर इसको थोड़ा सा आगे करूंगी। क्लियर? क्यों माना, क्योंकि मुझे जो xn है या xm कह लो, दोनों में से कोई एक भी xn को मुझे प्रूफ करना है कि वो भी कोसी सीक्वेंस होगी h में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब मुझे ये चीज आगे प्रूफ करने के लिए मैं क्या करती हूँ, नॉर्म ऑफ xm माइनस के xn, जो कि कोसी सीक्वेंस को हम प्रूफ करने के लिए मतलब बाय डेफिनेशन जो होती है हमारे पास कोसी सीक्वेंस की, वो लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे नॉर्म xm माइनस xn,
अब मेरे पास आइसोमेट्री वाली कंडीशन है कि नॉर्म ऑफ टी एक्स इक्वल टू है नॉर्म ऑफ एक्स। अब मेरे पास x की जगह यहाँ पे ये पोर्शन है, ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, यहाँ पे अगर मैं xm माइनस xn रखूं तो ये किसके इक्वल होगा, t और x, ये पूरा का पूरा x। क्लियर? आइसोमेट्री वाली कंडीशन है बेटा हमारे पास, इसमें ये काम कर रहा है पूरा x का, ये देखो यहाँ पे नॉर्म ऑफ x इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx, ठीक है, x की जगह ये पूरा है, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल है, यहाँ पे कि x की जगह ये चीज रिप्लेस कर दो। क्लियर? यहाँ से यहाँ पे हमने ये पार्ट कर दिया, ये चीज आ गई एज इट इज। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हमने, ये आइसोमेट्री वाला जो पार्ट हमने प्रूफ किया है वो यूज किया है। यहाँ पे ये x का वर्क कर रहा है, नॉर्म ऑफ x इक्वल टू नॉर्म ऑफ tx, और यहाँ पे इसके पूरे की जगह xm माइनस xn रखा हुआ है दोनों जगह। क्लियर? अब देखो t मेरे पास क्या होता है, लीनियर होता है, मतलब t लीनियर है तो अंदर जाएगा, ये चीज आ गया। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज चेक करो बेटा, ये txn कन्वर्ज कर रहा है y को, मतलब ये वाला भी कन्वर्ज कर रहा है y को, और txn मतलब txm भी y को कन्वर्ज कर रहा है, txn भी y को कन्वर्ज कर रहा है, तो y माइनस y क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब ये पूरी की पूरी टर्म किसको कन्वर्ज कर जाएगी, 0 को। क्लियर? कैसे आई बेटा, सबसे पहले हमने आइसोमेट्री वाली कंडीशन ली जो कि मेरे पास ये है, इसमें x की जगह ये वाला पार्ट रख दिया। क्लियर? t मेरे पास लीनियर होता है, अंदर ऑपरेट कर दिया। अब यहाँ से देखो txm, ये भी तो मेरे पास कोई सीक्वेंस होगी m से, और m में कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है y को, तो ये वाले txm भी कन्वर्ज कर रही है y को, txn भी कन्वर्ज कर रही है y को, तो y माइनस y क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा किसको कन्वर्ज कर रहा है, 0 को। क्लियर? यहाँ से ये चीज आ गई, तो हम यहाँ तक कर चुके हैं ये चीज कि जो मेरे पास ये था ये हो गया। अब मैंने अभी बताया था कि ये चीज क्यों ली, क्योंकि मुझे जो xn है वो कोसी सीक्वेंस बनानी है h में, इसलिए मैं वो लेके चली कि क्या ये कोसी सीक्वेंस मेरे पास होगी h में, कि xn को मुझे कोसी सीक्वेंस लाना था h में। तो हमारे पास कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है वो इस तरीके से होती है कि नॉर्म ऑफ xm माइनस के xn नॉर्म मतलब कन्वर्ज करेगी 0 को, एज m और n क्या करे, कन्वर्ज करे इंफिनिटी। ठीक है बेटा, हम अभी यहाँ तक कर चुके हैं, और मैंने जैसे कि अभी बताया था कि ये टर्म मैंने क्यों ली थी, क्योंकि मुझे xn को कोसी सीक्वेंस बनाना था h में। ठीक है, और कोसी सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है वो हमारे पास इसी तरीके से होती है, नॉर्म xm माइनस के xn कन्वर्ज करेगा 0 को एज m और n अप्रोच कर रहे हो जब हमारे पास इन्फिनिटी को। ठीक है, यहाँ पे नॉर्म वाला है तो नॉर्म वाला पोर्शन। क्लियर? अब मेरे पास ये मेरे पास बन गया है वहाँ से जो मैंने पूरा सॉल्व किया, तो यहाँ से जो ये xn है ये कोसी सीक्वेंस बन गया हिल्बर्ट स्पेस में। बट हिल्बर्ट स्पेस हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है, तो यहाँ से मेरे पास जो आ गया h क्या है, मेरे पास कंप्लीट है। तो कंप्लीट का बेटा हम हमेशा पढ़ते आए हैं, अगर कंप्लीट है, ठीक है, तो क्या होता है, जो उस अगर h मेरे पास कंप्लीट है तो उसके अंदर जो भी कोसी सीक्वेंस होती है उसके ही किसी पॉइंट पे क्या करती है, कन्वर्ज करती है। यहाँ से ये चीज़ ध्यान से समझना बेटा, कंप्लीट का मतलब क्या होता है हमारे पास, जैसे ये कोसी सीक्वेंस होगी h में ही, ठीक है, कोसी सीक्वेंस होगी h में, h मेरे पास कंप्लीट हो गया, तो मतलब जो इसके अंदर सीक्वेंस है कोसी सीक्वेंस, ये इसके ही किसी पॉइंट पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। पहले ऐसे होता कि अगर बाई चांस कंप्लीट नहीं होता तो ये कन्वर्ज करती, वो जरूरी नहीं कि h का एलिमेंट हो या और कोई भी हो सकता था, बट जब कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट में हमारे पास क्या होता है कि एवरी कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज इसके ही किसी पॉइंट पर क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्लियर? तो हिल्बर्ट स्पेस में यहाँ पे अगर ये कंप्लीट है तो यहाँ पे एक वेक्टर
एच में एक वेक्टर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पे ये सीक्वेंस क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ये यहाँ से कौन सी सीक्वेंस बनी, पर हमारे पास एच क्या है जिसमें बनी है, वो क्या है, कंप्लीट है। कंप्लीट है तो कौसी सीक्वेंस क्या है, इसी के किसी पॉइंट पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। क्लियर? कि जो कौसी सीक्वेंस होगी इसके अंदर, वो इसी के किसी पॉइंट पे क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। तो यहाँ पे एक एक्स, हमने एक्स का वेक्टर लिया एच में, जो कि कौसी सीक्वेंस क्या कर रही है, उसको कन्वर्ज कर रही है। क्लियर? अब सिंस टी मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, जो हम यहाँ पे टी ऑपरेटर है वो मेरे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो कॉन्टिन्यूअस है तो हम अपनी जो है थर्ड सेमेस्टर में फंक्शनल एनालिसिस में ये चीज़ करके आए थे कि अगर एक्स एन कन्वर्ज कर रही है एक्स को, और ये मेरे पास टी क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, देन टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा टी एक्स को। क्लियर? ये रिजल्ट हमने वहाँ से यूज़ किया है। अब देखो बेटा, जब शुरू में हमने माना था टी एक्स एन, ये सिक्वेंस मानी थी इस तरीके से कि ये कन्वर्ज करेगी y को इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से हमने वहां पे लिखा हुआ था टी एक्स एन कन्वर्ज करा y को। क्लियर? और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि टी एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है टी एक्स को। यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया टी एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है टी एक्स को। तो अब यहाँ से एक लिमिट पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा लिमिट पॉइंट ये हो गया, सेम सीक्वेंस का, ठीक है, एक ही सीक्वेंस के दो लिमिट पॉइंट हो गए। बट हमें पता है, जैसे कि हम अपनी रियल एनालिसिस में बोलते हैं कि हमेशा जो लिमिट पॉइंट होता है वो यूनिक होता है। लिमिट पॉइंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता, किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, यूनिक होता है। तो इसका मतलब है कि जो हम ये चीज़ लेके चल रहे थे और जो हम ये इसको मतलब सॉल्व करके जो लेके आए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि टी एक्स बराबर क्या होगा मेरे पास, वाई, क्योंकि ये हमें पता है किसी भी सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट होता है वो यूनिक होता है। यहाँ पे दो आ रहे थे तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि टी एक्स किसके इक्वल है, वाई के। तो यहाँ से मैंने लिख दिया वाई इक्वल टू टी एक्स। और टी एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एम से, क्योंकि एम में किस तरीके के एलिमेंट थे, टी एक्स टाइप के, तो टी एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, एम में। तो यहाँ से वाई किससे बिलोंग कर गया, एम से, ठीक है। तो मैं m का एक लिमिट पॉइंट लेके चली थी और वो ही लिमिट पॉइंट मैंने क्या पहुंचा दिया, m में। क्लियर? y लिमिट पॉइंट लेके चली थी ना बेटा, लिमिट पॉइंट लेके चली थी m का, लिमिट पॉइंट ऑफ m का एक लिमिट पॉइंट लेके चली थी और वही लिमिट पॉइंट मैंने उससे बिलोंग करा दिया। क्लियर? तो मतलब m क्या कर रहा है, एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट लेके चली थी मैं, तो m जब आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट हम लेके चले और वो भी उससे बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब है हम कोई भी लिमिट पॉइंट लें वो उसी से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब m कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, मतलब m की जितनी भी लिमिट पॉइंट होंगे वो सबको क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। और जब कोई भी सेट अपने ही सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन कर जाए तो वो क्या बन जाता है मेरे पास, क्लोज्ड। अब हम जो है वहाँ तक कर चुके हैं कि हमने m को प्रूफ कर दिया कि जो रेंज है वो हमारे पास क्लोज सब स्पेस है ऑफ h का। क्लियर? पर हमारा मेन टारगेट ये था कि जो रेंज है वो इक्वल टू हो जाए h के, यही तो था ऑन टू प्रूफ करने के लिए, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो मैं इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करूंगी। मैं मान लेती हूँ कि m नॉट इक्वल टू h, कि जो रेंज है वो h के इक्वल नहीं है। तो हमारे पास ना दो चीज़ें होती है बेटा, जो रेंज होता है हमारे पास वो सबसेट होता है ऑफ कोडोमेन। मतलब ये तो रेंज हो गया, ये कोडोमेन है, तो उसका क्या होता है हमारे पास, या तो वो उसमें प्रॉपरली कंटेन करेगा या उसके इक्वल होगा। क्लियर? ये चीज़ है। अब इक्वालिटी वाली कंडीशन तो है नहीं है, तो इसका मतलब इक्वालिटी वाली कंडीशन हट गई। तो ये इसको m कंटेन कर रहा है h में, किस तरीके से कर रहा है कि वो प्रॉपर, तो मतलब क्या है, m मेरे पास क्लोज सब स्पेस तो था h का जो अभी हमने प्रूफ किया, साथ में वो उसको प्रॉपरली कंटेन कर रहा है। तो m क्या हो गया मेरे पास, प्रॉपर क्लोज सब स्पेस ऑफ h। क्लियर? हमें प्रूफ करना है, ये हमारा मेन टारगेट है ऑन टू प्रूफ करने के लिए इसका।
तो मैं इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करूँगी, नॉट इक्वली है। अब मेरे पास जो होता है रेंज स्पेस और जो रेंज में है और जो हमारे पास कोडोमेन में है वो ये चीज़ होती है। अब इक्वल तो है नहीं है, तो इक्वल वाला तो इसका मतलब ये क्या हो गया, एम जो है क्लोज सब स्पेस तो है एच का, पर कैसा है, प्रॉपर है। क्लियर। तो अब बेटा हम यहाँ पे ना, जब हमारे पास यहाँ पे एम जो है मेरे पास इज ए प्रॉपर क्लोज सब स्पेस हो जाए एच का, तो इस थ्योरम का हम यूज करेंगे। ठीक है बेटा। और इस थ्योरम के यूज करने के लिए ही हमने एम को प्रूफ किया है कि वो क्लोज सब स्पेस होगा एच का। फिर उसको हम नॉट इक्वल टू वाला पोर्शन लेंगे तो वो प्रॉपर बन जाएगा। देन तक हम इस थ्योरम का यूज कर सकते हैं अपने रिजल्ट फाइंड करने के लिए। क्लियर। तो ये थ्योरम क्या है, बाय द थ्योरम इफ एम इज ए प्रॉपर क्लोज सब स्पेस ऑफ एच। अगर मेरे पास कोई भी एम जो है, कोई भी एम इज प्रॉपर क्लोज सब स्पेस हो एच का, देन तब क्या होगा, एच में से एक नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से कि वो नॉन जीरो वेक्टर जो होगा एम के साथ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। क्लियर। एम के साथ क्या होगा बेटा, वो ऑर्थोगोनल होगा। यहाँ से क्या है, इस रिजल्ट को प्रूफ करने, इस रिजल्ट को मतलब लगाने के लिए ही मैंने वहाँ पे एम को क्लोज सब स्पेस प्रूफ किया। फिर यहाँ पे इक्वल टू प्रूफ करना तो मैंने नॉट इक्वल टू लिया कंट्राडिक्शन से। ठीक है। अगर इक्वल टू नहीं है तो ये मतलब प्रॉपर हो गया, प्रॉपर क्लोज सब स्पेस ऑफ एच हो गया। क्लियर। अब ये अगर मेरे पास है कि एम अगर प्रॉपर क्लोज सब स्पेस है हिल्बर्ट स्पेस एच में, तो वहाँ पे एक वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर, ये ध्यान रखना है, नॉन जीरो वेक्टर इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि वो ऑर्थोगोनल होगा इस एम के साथ। क्लियर। अब बाय दिस थ्योरम मेरे पास एम भी क्या हो गया, प्रॉपर क्लोज सब स्पेस हो गया ऑफ एच का। तो एच में से एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट करेगा वाई नॉट, किस तरीके से कि वो वाई नॉट जो होगा वो ऑर्थोगोनल होगा एम के। यहाँ तक क्लियर। ठीक है। स्टेप टू स्टेप चल रहे हैं, ये रिजल्ट लगाना था इसलिए हमने वो पीछे क्लोज्ड प्रूफ किया था। क्लियर। अब यहाँ तक हमारे पास काम हो गया। क्लियर। अब क्या है, मैं एम इज ए हिल्बर्ट स्पेस है बीइंग क्लोज सब स्पेस ऑफ एच। अब यहाँ से एक चीज देखो बेटा, जैसे कि हम अपना ग्रुप में भी करते थे। ठीक है। सब ग्रुप हो गया, जैसे ग्रुप है, ये मेरे पास कोई भी ग्रुप है। ठीक है। तो इसका एक सब ग्रुप मैंने एस मान लिया। तो ये सब ग्रुप कब बनेगा, कब कहते हैं कि ग्रुप की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करे और ये क्या है, जी में कंटेन करे, मतलब उसका सबसेट हो, तभी तो सब ग्रुप वाली चीजें, मतलब उस चीज से लिंक करना है कि ये जी का सबसेट हो, साथ ही साथ ये ग्रुप की सारी कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। तो ये सब ग्रुप वाली वो चीज हो गया। अब यहाँ पे जो मेरे पास एम है वो प्रॉपर क्लोज सब स्पेस ऑफ एच का, सब स्पेस ऑफ एच तो है ही है, प्रॉपर क्लोज सब स्पेस, मतलब ये क्लोज सब स्पेस है ऑफ एच का। तो मतलब जब एच का सब स्पेस है तो ऑब्वियसली वो हिल्बर्ट स्पेस तो होगा ही ना, हिल्बर्ट स्पेस की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर, क्योंकि ये उसी की फैमिली से है। ये मेरे पास यहाँ पे एच है जैसे, तो इसके अंदर है एम कहीं ना कहीं। ठीक है। सब स्पेस, क्लोज सब स्पेस ऑफ एच। ठीक है। अब एच ये मेरे पूरा का पूरा, ये क्या है मेरे पास, हिल्बर्ट स्पेस है, तो ये भी तो हिल्बर्ट स्पेस होगा ना। इस तरीके से इसको करना है। ओके। तो वही चीज है कि एम मेरे पास क्या होगा, हिल्बर्ट स्पेस होगा बीइंग क्लोज्ड सब स्पेस ऑफ एच, क्योंकि एच मेरे पास ऑलरेडी हिल्बर्ट स्पेस है। एच क्या है मेरे पास, हिल्बर्ट स्पेस है, और एम क्या है, उसका क्लोज सब स्पेस है। जब एच हिल्बर्ट स्पेस है और एम उसके अंदर है तो वो भी तो हिल्बर्ट स्पेस होगा। दैट्स इट। क्लियर है। जैसे कि ग्रुप और सब ग्रुप में करते हैं कि वो ग्रुप की सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, साथ में वो उसका सबसेट भी हो, वो वाली चीजें। अब देखो यहाँ पे एम जो है मेरे पास सब ग्रुप है और हिल्बर्ट स्पेस बन गया, तो यहाँ से दो चीजें आ सकती हैं कि जो एम है वो मेरे पास जीरो सब स्पेस हो, कि एम मेरे पास नॉन जीरो सब स्पेस हो। दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा कि एम मेरे पास जीरो सब स्पेस हो,
सेकेंड जो है वो नॉन जीरो सब स्पेस का काम करेंगे, उस पर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे पास m जीरो सब स्पेस है तब मैंने यहाँ पे लिखा कि h भी क्या होगा, जीरो सब स्पेस होगा। अब क्यों, क्योंकि t इज 1 1, और यहाँ से लिख दिया कि जब ये जीरो सब स्पेस ये भी जीरो सब स्पेस तो m इक्वल टू h हो जाएगा। तो यहाँ से t ऑन टू प्रूफ हो जाएगा t, यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, m इक्वल टू h प्रूफ हो जाएगा। तो मेरे पास t क्या हो जाएगा, ऑन टू। बट आप ये भी तो माइंड में आ सकता है ना बेटा कि ये मेरे पास जीरो सब स्पेस नॉन जीरो क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, कि ये नॉन जीरो क्यों नहीं हो सकता, वो हम अभी करते हैं बेटा। देखो मैंने बोला कि यहाँ पे दो केस आएंगे, पहला कि m जीरो सब स्पेस हो और m नॉन जीरो सब स्पेस हो। जब जीरो सब स्पेस हम इसको लेके चले तो मैंने लिखा देन h भी क्या होगा मेरे पास, जीरो सब स्पेस। अगर h जीरो सब स्पेस हो गया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m इक्वल टू h। तो m इक्वल टू h आते ही ये क्या हो जाएगा, t मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू। क्लियर है। और आगे दिया हुआ है कि ये इसलिए लिखा है ये चीज कि t क्या है मेरे पास 1 1 है। इसका मैं रीजन बता देती हूँ कैसे। हमारे मैं ले लेती हूँ बेटा कि h नॉन जीरो सब स्पेस है। क्लियर है, समझ आया। अब देखो m है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका रीजन देखते हैं। x, अब ये मेरे पास h जो हिल्बर्ट स्पेस है वो नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो यहाँ से एक चीज देखना बेटा, जब हम हर बार करते हैं ये दिस h यहाँ से अगर ये नॉन जीरो है तो इसमें कोई ना नॉन जीरो वेक्टर होगा। मैंने मान लिया x कोई नॉन जीरो वेक्टर है, तो x के करस्पॉन्डिंग जब मैं इस पर t ऑपरेट करूंगी तो tx आएगा। क्लियर। और t मेरे पास 1 1 है, अगर ये नॉन जीरो है तो बेटा ये भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। क्लियर। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा मेरे पास tx इक्वल टू नॉन जीरो फॉर ऑल x इक्वल टू नॉन जीरो एलिमेंट जो h से बिलोंग कर रहा है। क्लियर है। ये आप अपना साइड में लिख लेना रफली, मतलब जैसे थ्योरम आप लिख रहे हो उसके साइड में लिखना, जिससे आपको पता चल जाए कि ये जीरो क्यों लिया है और टी 1 1 का यहाँ पे मतलब क्या है। क्लियर बेटा। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे मैं h है यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट लिया, इस पर t ऑपरेट किया तो tx जीरो, और यहाँ पे t जो है मेरे पास 1 1 है, तो अगर ये नॉन जीरो है तो ये भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो नॉन जीरो एलिमेंट आ गया। अब ये किसके एलिमेंट है बेटा, tx किसके एलिमेंट होते हैं मेरे पास, tx होते हैं मेरे पास m में। क्लियर। अगर m में है और ये क्या है मेरे पास, नॉन जीरो है, तो m मेरे पास यहाँ पे नॉन जीरो सब स्पेस बन गया ना, क्योंकि इसमें कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, देखो नॉन जीरो एलिमेंट आ गया तो नॉन जीरो, बट मैं तो इसको जीरो सब स्पेस लेके चल रही थी। क्लियर, समझ आया बेटा। यहाँ पे m जीरो सब स्पेस लेके चली, मैंने ये चीज लिखी। ये क्यों लिखी, मैंने सोचा ये जरूरी थोड़ा ना ये भी तो होगा, ये हो सकता है, ये लेके चली मैं। अगर ये है हिल्बर्ट स्पेस नॉन जीरो है तो वहाँ पे कोई नॉन जीरो वेक्टर होगा, उस पर टी मैप करूंगी तो tx भी कोई नॉन जीरो वेक्टर आएगा। ठीक है। अब ये tx टाइप के मेरे पास m में आते हैं, ये नॉन जीरो है तो इसका मतलब m भी नॉन जीरो सब स्पेस बन गया। ठीक है, पर मेरे तो लेके यहाँ पे चल रही हूँ कि m क्या है मेरे पास, जीरो सब स्पेस है, तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो h है मेरे पास क्या होगा, जीरो सब स्पेस होगा। दूसरी चीज बेटा, यहाँ पे x नॉन जीरो लेके चली तो tx नॉन जीरो क्यों आया, बाय दिस 1 1 से, कि t मेरे पास 1 1 है। ओके क्लियर, यहाँ तक हम ये चीज कर चुके हैं। अब आगे करते हैं बेटा। यहाँ तक कर चुके हैं।
मैंने बोला था इसमें दो केस ले रहे हैं बेटा, जिसमें हमने पहले m लिया था जीरो सब स्पेस और उसमें दिखा देता कि h भी क्या होगा, जीरो सब स्पेस होगा। अगर h नॉन जीरो सब स्पेस आता है तो वो m वाली कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ वहाँ पे h में जो t है मेरे पास ऑन टू बन गया था। अब मैं मान लेती हूँ कि अगर m मेरे पास नॉन जीरो सब स्पेस है, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ठीक है। तो उसके लिए बेटा यहाँ पे एक रिजल्ट है हमारे पास, एक थियरम है, ये भी हमारे पास फर्स्ट यूनिट से है। इसका भी हम प्रूफ करेंगे जब हम अपनी फर्स्ट यूनिट के टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है कि एवरी नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस। अब मैंने अभी यहाँ पे जो आप अपने नोट्स लिख रहे हैं बेटा, उसमें एक चीज़ है कि मेरे पास क्या है, हिल्बर्ट स्पेस है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे m नॉन जीरो आ गया, तो मतलब एवरी m मेरे पास क्या हो गया, नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस हो गया। तो यहाँ पे थ्योरम क्या है कि एवरी नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस कंटेन्स ए कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। मतलब हिल्बर्ट स्पेस जो भी हमारे पास नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस होगा वो क्या कंटेन करेगा बेटा, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास इस थ्योरम का यूज करना है। तो m मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस था, नॉन जीरो सब स्पेस मतलब नॉन जीरो आ गया यहाँ पे, तो मतलब मेरे पास m क्या बन गया, नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस। और ये हर एक नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस की बात कर रहा है बेटा, हर एक। बट मेरे पास यहाँ पे भी तो m नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस बन गया। तो m जो नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस बना है बाय दिस थियरम, वो भी तो कंटेन्स करेगा एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट को, क्लियर। क्या यूज किया हमने यहाँ पे कि मेरे पास जो भी नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस होगा वो कंटेन करेगा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट को। तो यहाँ पे m मेरे पास एक नॉन जीरो हिल्बर्ट स्पेस बन गया, क्योंकि हिल्बर्ट स्पेस तो था ये, साथ में नॉन जीरो भी हो गया। तो ये भी क्या करेगा, कंटेन करेगा कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट, क्लियर यहाँ तक। अब देखो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट को ये कंटेन कर रहा है, मतलब कैसे कि अगर मैं मान लूँ ए मेरे पास कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो m क्या कर रहा है, उसको कंटेन कर रहा है, क्लियर ये चीज। अब अभी हमने जो पीछे ऊपर किया हुआ था वहां पे एक नॉन जीरो वेक्टर y नॉट एग्जिस्ट कराया था जो कि m के क्या है, ऑर्थोगोनल था, क्लियर बेटा। अपने नोट्स में चेक करो एक बार, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट थी। अब यहाँ से ये ऑर्थोगोनल है m के, मतलब इस पूरे के क्या है, m के ऑर्थोगोनल है, ठीक है। और ये इसके अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये इसके अंदर ही तो है, ठीक है। अगर कोई भी वेक्टर इसके साथ ऑर्थोगोनल है और ये भी इसके अंदर है तो इसका मतलब क्या है, y नोट भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा और टू दिस कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। इस जो y नोट m के साथ ऑर्थोगोनल है तो वो इस कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट के साथ भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, क्लियर। ये चीज आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो बेटा, ये मेरे पास m है, इसके अंदर ये a है जो कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, और ये y नोट जो है ये इस पूरे m के साथ है। जब पूरे m के साथ है तो वो इसके अंदर जो a बैठा है उसके साथ भी तो होगा, क्लियर। अब देखो यहाँ से आ गया कि y नोट ऑर्थोगोनल हो गया a के, जो a क्या है मेरे पास, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट। और हमने इसके फर्स्ट पार्ट में यही चीज की थी बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल, कि अगर मेरे पास कोई भी कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगा तो उसमें क्या होता है, हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर आता है जो कि उस कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो वो वेक्टर क्या बन जाता है, जीरो, क्लियर। फर्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है बेटा। क्या होता है, मेरे पास कोई भी ऑर्थोनॉर्मल सेट है,
ठीक है। वो कंप्लीट कब होता है, इफ एंड ओनली इफ का वहाँ पे केस था कि वो कंप्लीट कब होगा, जब मेरे पास हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर आएगा जो कि उस ऑर्थोनॉर्मल सेट के साथ क्या हो, ऑर्थोगोनल हो, अगर वो वेक्टर 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ का मतलब फर्स्ट पार्ट मुझे कंप्लीट गिवन है, तो गिवन का मतलब है कंप्लीट है। तो अगर हिल्बर्ट स्पेस से कोई वेक्टर आता जो कि उस सेट के साथ क्या है, ऑर्थोगोनल है, तो वो वेक्टर क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो यहाँ पे आप लिखोगे बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो यहाँ पे y नॉट क्या होगा, 0 होगा। ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, कैसे? अरे मैं तो मान के चली थी ना कि y नॉट क्या है मेरे पास, नॉन जीरो वेक्टर है, कि हिल्बर्ट स्पेस से कोई नॉन जीरो वेक्टर एग्जिस्ट करता है, पर यहाँ पे मैंने उसको 0 दिखा दिया, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैं शुरू में लेके चली थी कि m नॉट इक्वल टू h है, ये मेरे पास क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया। इसका मतलब क्या है, m इक्वल टू क्या होगा, h, और जहाँ m इक्वल टू h हुआ मतलब जो हमारे पास रेंज है t की वो इक्वल टू होगी h के, तो मेरे पास क्या हो गया, t क्या हो गया ऑन टू। यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया कि t इज 1 1। यहाँ से जो हमने प्रूफ किया t इज 1 1 प्रूफ किया है, t इज, यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं बेटा, समझने के लिए लिखना है। t मैंने प्रूफ किया 1 1, ऑन टू प्रूफ हो गया बेटा लीनियर, और इसका मतलब लीनियर के बाद हमने सबसे पहले किया था आइसोमेट्री, नॉर्म प्रिजर्व वाली कंडीशन, नॉर्म ऑफ tx इक्वल टू नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू h। सबसे पहले हमने ये वाली कंडीशन प्रूफ की थी आइसोमेट्री की, फिर हमने 1 1 प्रूफ किया और लीनियर होता ही ऑलरेडी, और देन लास्ट में हमने प्रूफ कर दिया कि t क्या हो गया ऑन टू। अब इन दिस कंडीशन से हम लिख सकते हैं कि t क्या हो गया हमारे पास, इज एन आइसोमेट्रिक, आइसोमॉर्फिज्म हो गया, ठीक है, आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म हो गया ऑफ H का ऑन टू इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ तक, H से H तक। इसका मतलब मैंने बताया था कि ये मेरे पास क्या हो गया 1, इसका मतलब आइसोमेट्रिक आइसोमॉर्फिज्म 1 1 लीनियर और आइसोमेट्रिक, यहाँ पे ऑन टू है तो ऑन टू वाली कंडीशन। और ऊपर मैंने जब स्टार्टिंग कर रहे थे तो अगर ये चीज़ मेरे पास आ जाती तो इम्प्लाइज डेट t क्या हो जाएगा मेरे पास यूनिटरी। और यही हमें बेटा इस पार्ट में प्रूफ करना था कि अगर मैं ये चीज़ लेके चलूँ, ये है मेरे पास ये वाला पूरा पार्ट, अगर ए आई कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो उसकी इमेज मतलब टी ए आई भी क्या होगी, कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट होगी। तब हमें प्रूफ करना था कि टी क्या होगी, यूनिटरी होगी।